हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स के साथ हमने सेक्शन फॉर्मूले पे बेस्ड अपने सवालों की सीरीज की शुरुआत कर दी थी। और इस सवालों की सीरीज में ऑलरेडी हमने काफी सारे सवालों को सॉल्व भी कर लिया है। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो मल्टीपल वेज में पूछा जा सकता है। यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव के फॉर्मेट में एज इट इज तरीके से या तो 2 मार्क्स में या तो 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है। सर, यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में हल्का सा मॉडिफाई करने के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, एमसीक्यू फॉर्मेट में 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी देख लेते हैं। सवाल कह रहा है प्रूव दैट 4,-1, 6,0, 7,2 एंड 2,1 आर द वर्टिसेस ऑफ अ रोम्बस, इज इट अ स्क्वायर। तो यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन की पूरी कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। सवाल ने हमें एक क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और यह बोल रहा है कि साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि यह क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस होगा। इसके बाद आगे जाके सवाल कहता है यह भी चेक करके देखिए कि यह रोम्बस एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। फिर से सवाल रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। सवाल ने हमें एक क्वाड्रिलैटरल के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और यह बोल रहा है साबित करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए कि यह क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस होगा। इसके बाद आगे जाके सवाल कहता है कि यह भी चेक करके देखिए कि यह रोम्बस एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो सवाल का एक्सप्लेनेशन सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन की कहानी सुनते के साथ ही बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक डाउट आया होगा। क्या डाउट आया होगा समझना। आप कहोगे सर, आपने सवाल को समझाने के दौरान यह बोला कि सेकंड पार्ट में हमें यह कहा जा रहा है कि यह भी चेक करके देखिए कि हमारा रोम्बस एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जबकि सर यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है। इस स्टेटमेंट के हिसाब से मुझे यह चेक करना है कि मेरा क्वाड्रिलैटरल एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, जबकि आप बोल रहे हो कि यह चेक करना है कि यह रोम्बस एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो दोनों बातों में फर्क है सर। यहां पे कहीं पे भी लैंग्वेज में नहीं बोला जा रहा है कि यह चेक करके देखिए कि यह रोम्बस एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो आपने कैसे बोल दिया? अब थोड़ा सा बुद्धिमानी लगाओ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एक क्वाड्रिलैटरल को आपको क्या चेक करना है? स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और मैंने बोला कि रोम्बस को चेक करके देखिए कि यह रोम्बस एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। किस चीज को चेक करने में कम मेहनत लगेगी, पहले यह सोच के बताइए। तुरंत कहोगे सर नीचे वाली चीज को चेक करने में कम मेहनत लगेगी। अब आप बोलोगे ठीक है सर, रोम्बस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा यह चेक करना ज्यादा आसान है इसके कंपैरिजन में। लेकिन सवाल ने यह थोड़ी ना बोला है सर कि चेक करके देखिए कि मेरा रोम्बस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो आपने कैसे बोल दिया? अरे भैया बुद्धिमानी लगाओ। आपने सवाल का जब पहला पार्ट सॉल्व कर लिया तो आपने ऑलरेडी यह साबित कर दिया है कि आपके पास एक रोम्बस है। साबित कर दिया है कि नहीं साबित किया है? बिल्कुल साबित कर दिया है। तो जब ऑलरेडी क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित कर दिया है तो सीधे यहीं से चेक कर लो कि आपका रोम्बस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। शुरू से चेक करने की क्या जरूरत है कि क्वाड्रिलैटरल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब समझ रहे हो भावनाओं को? बिल्कुल यहां पे समझना चाहिए, कॉमन सेंस की बात है। सवाल के पहले पार्ट को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपने यह साबित कर दिया है कि यह क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस है। अब रोम्बस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा यह चेक कर लो, क्योंकि अभी अभी हमने देख लिया है सर यह चेक करना ज्यादा आसान है। इस चीज को चेक करने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम जाएगा सर, कॉमन सेंस की बात है।
तो ऑलरेडी जब आपने रोम्बस साबित कर दिया है तो सीधे रोम्बस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ये चेक कर लीजिए। कहानी क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। देखो अगर यही चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ऐसे लिख देता, ऑल्सो चेक दैट दिस रोम्बस इज अ स्क्वायर और नॉट, तब आपके मन में डाउट नहीं आता। लेकिन चूंकि इस तरीके से लिख दिया है कि क्या यह स्क्वायर है या नहीं है, अब आपके दिमाग में इस टाइप का डाउट आ सकता है कि शुरू से चेक करें या यहां से चेक करें। तो दिमाग लगाओ यार, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन ये चेक करने में ज्यादा टाइम बर्बाद होगा सर। जब आपने ऑलरेडी अपने क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित कर दिया है तो रोम्बस स्क्वायर होगा कि नहीं होगा ये चेक करना ज्यादा इजी है सर। तो ये वाला दिमाग लगाएंगे। इतना पहले सभी को समझ में आया? बिल्कुल आना चाहिए सर। अब देखो मुद्दे पे लौटते हैं। तो अब एक्सप्लेनेशन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं सॉल्यूशन की कहानी पे। तो सॉल्यूशन की कहानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूं। सवाल यह है सर कि एक क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस कैसे कैसे साबित कर सकते हैं? एक क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस कैसे कैसे साबित करना जानते हो तो क्या जवाब दोगे? तो तुरंत आपके साइड से जवाब आना चाहिए कि सर हमने क्लास 9 से लेकर अभी तक जितना भी कुछ पढ़ा है उन कंसेप्ट्स के हिसाब से एक क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित करने के हम मेनली 2 तरीके जानते हैं। यही आपका जवाब आना चाहिए। क्या क्या तरीके जानते हैं? तो तुरंत कहोगे सर कि एक तरीका, एक रास्ता यह हो सकता है कि अगर हम अपने क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स को इक्वल साबित कर दें तो ऑटोमेटिकली मेरा क्वाड्रिलैटरल रोम्बस साबित हो जाएगा। एक ये तरीका जानते हैं। एक और तरीका ये जानते हैं सर कि अगर हम अपने क्वाड्रिलैटरल में यह साबित कर दें कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी क्वाड्रिलैटरल रोम्बस साबित हो जाएगा। अगर हम अपने क्वाड्रिलैटरल में यह साबित कर दें कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं, लफ्जों पे ध्यान दीजिएगा, यह साबित कर दें कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी मेरा क्वाड्रिलैटरल एक रोम्बस साबित हो जाएगा। तुरंत कहोगे सर क्लास 9 से लेकर अभी तक जितना भी पढ़ा है उस नॉलेज से एक क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित करने के नॉर्मली, कन्वेंशनली यही 2 तरीके जानते हैं। सही बात कि नहीं? बिल्कुल सही बात। अब ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनना। अब थोड़ा सा कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो पूरा सवाल पढ़ा है सर, और सवाल पढ़ने के बाद तुरंत यहां पे सवाल की वैरायटी स्पॉट हो जा रही है। मुझे समझ में आ रहा है सर कि ये सवालों की वही वाली वैरायटी है जहां पे हमें अपने क्वाड्रिलैटरल को एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलैटरल, एक स्पेशल टाइप का फिगर साबित करना होता है। और इस वैरायटी को कैसे टैकल करते हैं ये ऑलरेडी जब डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था सर वहां पे सीखा था। यानी कि सर ये वाली वैरायटी को कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व करने का एक मेथड पहले से जानते हैं। जब आपने सर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ाया था वहां पे ऑलरेडी आपने इस वैरायटी को एक तरीके से टैकल करना सिखाया था। तो वहां पे जो पढ़ाया था सर उस कंसेप्ट में कैसे टैकल करते थे? तो कह दोगे सर अपने ऑलरेडी पढ़े गए कंसेप्ट के हिसाब से अगर मुझे यह सवाल का पहला वाला पार्ट सॉल्व करना होता तो अपना यह पहला वाला तरीका हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस्तेमाल कर रहे थे। यानी कि हमने जो ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूले में कंसेप्ट पढ़ा है उसके हिसाब से अगर मुझे अपने क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित करना होता है तो हम अपने क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स को इक्वल साबित कर देते हैं। दैट्स इट। इतना काम कर देते हैं सर, हमारा काम हो जाता है। तो ये एक तरीका इसी सवाल को सॉल्व करने का ऑलरेडी जानते हैं सर। अब यहां पे इसी चीज को सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका, एक दूसरा मेथड सोचने की कोशिश कर रहे हैं। और जो भी दूसरा मेथड सोचेंगे वो इस बात को ध्यान में रखते हुए सोचेंगे कि उस मेथड को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऑलरेडी पढ़ाए गए कंसेप्ट के हिसाब से फिट बैठाया जा सके। इस चीज को दिमाग में रखना कि जो भी अब दूसरा मेथड सोचेंगे यहां पे वो इस तरीके से सोचेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक हमने जितनी भी कहानी पढ़ ली है
उस कहानी के हिसाब से उस मेथड को फिट बैठा के सवाल को सॉल्व किया जा सके सर। ठीक है, अब देखो, तो आपके दिमाग में चल रहा है कि क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित करने के मेनली यही दो तरीके जानते हैं। ये वाला तरीका ऑलरेडी पढ़ लिया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। क्या मैं ये वाला तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता हूं? क्या मैं ये वाला साबित करने का तरीका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से यूज कर सकता हूं? ये मेरे दिमाग में चल रहा है। अब समझना सर, ये जो साबित करने का तरीका है, इसमें दो पार्ट्स हैं साबित करने के। समझना ध्यान से। अगर आपने मेरे लफ्जों को ध्यान से सुना होगा तो आपको तुरंत रियलाइज हो रहा होगा कि ये वाला तरीका अपनाने के लिए हमें दो चीजें साबित करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो यह साबित करना पड़ेगा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। उसके अलावा यह भी साबित करना होगा सर कि डायगोनल्स एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अगर दोनों चीजें साबित करेंगे सर एक साथ, तभी जाके ये वाला फंडा अप्लाई हो पाएगा। अब कल के ही लेक्चर में हमने यह सीख लिया है कि कैसे साबित करते हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इतने पार्ट के लिए फंडा फिट बैठा पा रहे हैं, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, मैंने आपको यह सिखाया था कि 10th लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेयरली कोई ऐसा कंसेप्ट हमें पढ़ना है जो कि एंगल की कहानी पे ले जाए। देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार जो मैं कहता हूं ना 10th लेवल पे, क्योंकि आगे जाके जब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे क्लास 11 12th में मैथ्स में, तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप स्लोप का कंसेप्ट पढ़ोगे, और ये जो स्लोप का कंसेप्ट पढ़ लोगे ना, उसके बाद आप बड़ी आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एंगल की कहानी के लिए भी खेलना सीख जाओगे। लेकिन अभी फिलहाल अगर मैं 10th लेवल पे बात करूं तो हमें पता है 10th लेवल पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रेयरली कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जो कि एंगल की कहानी पे बात करता हो। यानी कि सर इस फंडे को फिट बैठाने के लिए दो चीजें साबित करनी पड़ेगी। एक चीज साबित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कैसे साबित करेंगे कल के ही लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में ही सीखा था सर। लेकिन ये जो बची हुई चीज है, जहां पे मुझे अपने दोनों डायगोनल्स को परपेंडिकुलर आपस में साबित करना है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट के हिसाब से 10th लेवल पे मुश्किल है सर। यानी कि रोम्बस साबित करने के दो रास्ते जानते थे, दो रास्तों में से एक रास्ता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कंसेप्ट में फिट बैठ के काम कर गया, उस रास्ते को ऑलरेडी सीख लिया। लेकिन ये वाला रास्ता पूरा अप्लाई नहीं हो पा रहा है, यानी कुल मिला के ये रास्ता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा सर। ये क्लियर हो गया है 10th लेवल पे। 10th लेवल पे एक क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित करने के लिए अब मुझे क्लियर है सर कि ये रास्ता मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूं, 10th लेवल पे अप्लाई नहीं कर सकता हूं। 11 12th में ये वाला रास्ता भी आप अप्लाई कर पाओगे। अब देखो यहां पे, तो 10th लेवल पे ये रास्ता तो फेल हो गया, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, हमें कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या कुछ और दिमाग लगाएं, उसके लिए एक और कहानी को ध्यान से सुनना, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लो मैं आपको यह बोल दूं कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। मान लो मैं आपको यह बोल दूं कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है और आपको इस पैरेललोग्राम को एक रोम्बस साबित करना है। अगर मैं आपको यह कह दूं सर कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है और आपको इस पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करना है, तब क्या दिमाग लगाओगे? थोड़ा सा अपने क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हुए वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट सोचो और जवाब दो यहां पे कि एक पैरेललोग्राम को रोम्बस आपको साबित करना है। कैसे कैसे दिमाग लगा सकते हो, कैसे साबित कर सकते हो? 2 मिनट वीडियो को पॉज करके सोचो। तो अगर आप लोगों ने यहां पे सोचा है तो देखो कैसे सोचा होगा, क्या जवाब आना चाहिए, ध्यान से बिल्कुल सुन। देखो तो कुल मिला के कहोगे सर कि क्वाड्रिलैटरल से रोम्बस कैसे साबित करना है, ये पता है। दो रास्ते हैं। एक रास्ता यह है कि क्वाड्रिलैटरल के सारे साइड्स को अगर इक्वल दिखा देंगे तो साबित हो जाता है। एक रास्ता यह है कि क्वाड्रिलैटरल में अगर यह साबित कर दें कि डायगोनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहे हैं तो भी साबित हो जाएगा सर। सही बात है। तो क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस कैसे साबित करना है यह पता है, लेकिन पैरेललोग्राम को एकदम आसान तरीके से,
पैरेललोग्राम को एकदम आसान तरीके से रोम्बस कैसे साबित करें, तो उसी फंडे को यहां पे फिट बैठाएंगे, दिमाग लगाएंगे। ध्यान से सुनना, सबसे पहले नीचे वाला फंडा फिट बैठाने की कोशिश करते हैं। अब देखो सर, नीचे वाले फंडे के हिसाब से अगर क्वाड्रिलैटरल होता तो आपको डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर ये साबित करना रहता, इसके साथ साथ डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ये भी साबित करना रहता। दो चीजें साबित करनी रहती अगर क्वाड्रिलैटरल होता। सही बात है। अब चूंकि पैरेललोग्राम है तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि अगर नीचे वाले तरीके के हिसाब से सोचा जाए सर, तो पैरेललोग्राम में पहले से ये जानते हैं कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो पैरेललोग्राम में ये पहले से जानते हैं सर कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। यानी कि अगर मुझे पैरेललोग्राम से रोम्बस साबित करना है तो मुझे सिर्फ इतना साबित करना रहेगा इस वाले तरीके के हिसाब से कि डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स इट। यानी कि पैरेललोग्राम से रोम्बस कैसे साबित करना है इसका एक तरीका हमें मिल गया, और यह तरीका बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है पूरे ज्योमेट्री में। याद रखना कि कहीं पे अगर पैरेललोग्राम से सीधे रोम्बस साबित करना है, आप तो बस इतना साबित कर दो कि उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब कॉमन सेंस की बात है, समझना, परपेंडिकुलर है डायगोनल्स, ये आपने साबित कर दिया। और चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो पहले से आपको रिजल्ट के तौर पे पता है कि डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी कुल मिला के रोम्बस साबित होने के लिए जो दो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी नीचे वाले सिचुएशन के हिसाब से, ये फुलफिल तो हो गई। तो अगर पैरेललोग्राम से रोम्बस साबित करना है सर, तो ये साबित करने के लिए हमें एक तरीका सीधे मिल गया कि सिंपली अपने पैरेललोग्राम में यह साबित कर देंगे कि डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट्स इट, काम हो जाएगा। क्यों काम हो जाएगा ये हमें समझ में आ चुका है, हमने ये सीख लिया। देखो कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं, पढ़ी हुई चीज है उसी को यहां पे फिट बैठाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो सर, एक और तरीका है, उस तरीके के हिसाब से अब दिमाग लगाते हैं। ध्यान से फिर से मेरी बात को सुनना। तो टारगेट वही है, पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करना है। अब इस वाले सिचुएशन के हिसाब से सोचते हैं, तो ये सिचुएशन कहती है कि अगर क्वाड्रिलैटरल होता तो आपको सारे साइड को इक्वल दिखाना होता है। सही बात है, लेकिन ये क्वाड्रिलैटरल तो है नहीं, ये है पैरेललोग्राम। अब चूंकि आप साइड वाले तरीके पे सोच रहे हो तो पहले ये डिसाइड कर लो, पहले ही से ये जज कर लो सर कि पैरेललोग्राम के लिए साइड की क्या कहानी जानते हो। तो तुरंत यहां पे कह देंगे कि चूंकि पैरेललोग्राम है सर, तो साइड के टर्म में सीधे रिजल्ट बोल देंगे कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सही बात कि नहीं? बिल्कुल सही बात। अब देखो, तो आपको अल्टीमेटली रोम्बस साबित करने के लिए यह साबित करना है चारों साइड इक्वल है, और पहले से साइड के टर्म में आपके पास डेटा अवेलेबल है कि अपोजिट साइड इक्वल है। अब दिमाग लगाओ कि यहां से वहां पे कैसे जाया जाए। तुरंत आपका दिमाग यहां पे चलना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि अगर मैं यहां पे किसी भी एडजेसेंट साइड्स के पेयर को इक्वल दिखा दूं, अगर मैं यहां पे किसी भी एडजेसेंट साइड्स के पेयर को इक्वल दिखा दूं, तो जो साबित करना है साबित हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहां पे ये दोनों एडजेसेंट साइड के पेयर को इक्वल दिखा दिया। अब जैसे ही मैंने इन दोनों को आपस में इक्वल दिखा दिया, अब समझना ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, यानी अपोजिट साइड इक्वल है, और आपने एडजेसेंट साइड को भी इक्वल दिखा दिया, तो इनडायरेक्टली चारों साइड आपस में इक्वल प्रूव हुए कि नहीं? बिल्कुल हो गए सर। यानी कि अगर पैरेललोग्राम से रोम्बस साबित करना है, एक और तरीका हमें मिल गया है। क्या तरीका है सर? कि किसी भी एक एडजेसेंट साइड के पेयर को सेलेक्ट करिए, किसी भी एक एडजेसेंट साइड के पेयर को सेलेक्ट करिए और उनको क्या करिए सर? आप यहां पे इक्वल दिखा दीजिए। दैट्स इट। आप इन दोनों एडजेसेंट साइड के पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को सिलेक्ट कर सकते हो, इन दोनों को कर सकते हो, इन दोनों को कर सकते हो। कौन से एडजेसेंट साइड के पेयर को सिलेक्ट करना है, ये प्योरली क्या है सर? आपकी मर्जी है। तो यहां तक की कहानी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, इसी को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल।
अगर मैं किसी बच्चे से ये पूछ दूंगा नॉर्मली कि भैया पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करना है, क्या करेंगे, वो दिमाग लगाता रहेगा क्या करेंगे। अब हमने क्या किया, अपने पढ़ी हुई चीज का इस्तेमाल कर लिया और पता कर लिया कैसे कैसे साबित कर सकते हैं। हमने सिंपल फंडा अपनाया कि क्वाड्रिलैटरल होता तो क्या क्या साबित करना होता। अब चूंकि ये पैरेललोग्राम है तो हमने ये दिमाग लगाया कि ये जो चीजें मुझे साबित करनी है, इनमें से क्या क्या चीजें पैरेललोग्राम होने के कारण पहले से यहां पे अवेलेबल है। तो जो पहले से पैरेललोग्राम होने के कारण अवेलेबल है उसको साबित करने की जरूरत है ही नहीं, जो बच गया उसको साबित कर दो, काम हो जाएगा सर। बस ये छोटा सा क्रिटिकल थिंकिंग का दिमाग लगाया और ये पता कर लिया, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख ली जो कि आगे भी ज्योमेट्री में काम आ सकती है कि कहीं पे भी अगर मुझे अपने पैरेललोग्राम को रोम्बस साबित करना है, दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका, आप अपने पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को परपेंडिकुलर साबित कर दीजिए तो भी साबित हो जाएगा। दूसरा तरीका, आप अपने पैरेललोग्राम में किसी भी एक एडजेसेंट साइड्स के पेयर को इक्वल दिखा दीजिए तो भी साबित हो जाएगा सर। कहानी क्लियर हुई, समझ में आई, बिल्कुल आनी चाहिए। तो ये कैसे कैसे हमने दिमाग लगाया, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहां पे सीखी। यही होता है मैथ्स। मैथ्स में हमेशा याद रखना, हर चीज इंटरकनेक्टेड होती है, बस आपको सोचना आना चाहिए। यही सोच हमें एज स्टूडेंट डेवलप करनी है टाइम के साथ। यही सोच अगर अच्छे लेवल पे ले जाएंगे ना तो आगे जाके लाइफ में हर कंपटीशन के एग्जाम में फोड़ के रख देंगे सर। ठीक है, तो ये जो कहानी यहां पे सिखाई, जल्दी आपको किसी बुक में लिखी नहीं मिलेगी, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो सर। ठीक है, ये कहानी क्लियर हो गई। अब ये कहानी क्लियर है तो समझना, यहां पे हम मुद्दे पे लौटते हैं। तो इस पर्टिकुलर सवाल की वैरायटी को सॉल्व करने का एक तरीका पहले से आता है। हम किस सर्च में थे, हम एक दूसरे तरीके के सर्च में थे। तो अब कुछ दिमाग चला पा रहे हो क्या, दिमाग चलना चाहिए क्या, समझना। अपने प्रीवियस लेक्चर में ही हमने सीखा है कि एक क्वाड्रिलैटरल को मजेदार तरीके से पैरेललोग्राम कैसे साबित करते हैं। जस्ट अपने प्रीवियस लेक्चर में ही हमने सीखा है कि एक क्वाड्रिलैटरल को मजेदार तरीके से पैरेललोग्राम कैसे साबित करते हैं। तो हम यहां पे वही दिमाग लगाते हुए अपने क्वाड्रिलैटरल को मजेदार तरीके से पैरेललोग्राम साबित कर देंगे। अब पैरेललोग्राम से क्या साबित करना रह गया, रोम्बस साबित करना रह गया। अब पैरेललोग्राम से सिर्फ रोम्बस साबित करना बाकी है। अभी कुछ सिखाया था, बताओ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से वो जो दो रास्ते निकले थे, उन दो रास्तों में से 10th लेवल पे कौन सा रास्ता अपनाओगे। तुरंत आपका जवाब आएगा सर एडजेसेंट साइड वाला रास्ता अपनाएंगे, क्योंकि 10th लेवल पे रेयरली कोई ऐसा कंसेप्ट पढ़ना है जो कि एंगल की कहानी पे ले जाए, तो वो वाला रास्ता तो लग नहीं पाएगा। तो अपने साइड वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अपने पैरेललोग्राम में किसी एक एडजेसेंट साइड्स के पेयर को इक्वल दिखा देंगे सर, काम हो जाएगा। तो हमें यहां पे सवाल को सॉल्व करने का एक और मेथड मिल गया है। थोड़ा सा लेंदी मेथड है लेकिन यह भी वैलिड मेथड है सर। मेथड क्या है, सबसे पहले अपने क्वाड्रिलैटरल को मजेदार तरीके से पैरेललोग्राम साबित करेंगे। कैसे करना है प्रीवियस लेक्चर में सीख लिया है। अब एक बार पैरेललोग्राम साबित हो गया, अब अपने पैरेललोग्राम में किसी एक एडजेसेंट साइड्स के पेयर को इक्वल दिखा देंगे तो अल्टीमेटली हमारा क्वाड्रिलैटरल रोम्बस साबित हो जाएगा सर। इतना कर लेंगे, सवाल का पहला पार्ट खत्म। क्लियर। अब सवाल का दूसरा पार्ट, यहां पे अभी हमने दिमाग लगा के ये डिसाइड कर लिया है कि सिंपली रोम्बस स्क्वायर है कि नहीं है, यही चेक करना है। रोम्बस स्क्वायर है कि नहीं है, यही चेक करना है। और ये चेक करने की कहानी ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला में सीख ली थी। अगर आपको याद है तो रिकॉल होना चाहिए सर कि यहां से यहां चेक करने के लिए डायगोनल्स की कहानी का इस्तेमाल करते हैं, डायगोनल्स के लेंथ का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं अपने रोम्बस में दोनों डायगोनल्स की लेंथ निकाल लूं और ये दोनों डायगोनल्स की लेंथ बराबर आ जाएगी, तुरंत कह देंगे कि जी हां मेरा रोम्बस एक स्क्वायर होगा। लेकिन अगर डायगोनल्स की लेंथ बराबर नहीं आई, यानी कि हमारा रोम्बस स्क्वायर नहीं होगा सर। तो रोम्बस से स्क्वायर साबित करने का जो रास्ता हमने अपने डिस्टेंस फॉर्मूले के कंसेप्ट में सीखा था, उसी सिंपल तरीके से यहां पे आगे प्रोसीड कर जाएंगे। तो यहां पे पूरे सवाल का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है।
तो अब खुद से भी आप सवाल को यहां पे सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे साथ साथ पैरेलली आप भी यहां पे सवाल को फटाफट तरीके से सॉल्व करिए, क्योंकि बहुत कुछ यहां पे हमने एक सवाल के थ्रू सीख लिया है। तो अब सॉल्यूशन की कहानी स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूशन की कहानी प्रिंस सर की जुबानी। देखो यहां पे, तो यहां पे सबसे पहले सवाल का पहला पार्ट, ध्यान से सुनना सर, सवाल का पहला पार्ट। तो सबसे पहले डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। अब पहले पार्ट को पढ़ के यह क्लियर है कि मेरा क्वाड्रिलैटरल आगे जाके एक रोम्बस साबित हो जाएगा। अब चूंकि मेरा क्वाड्रिलैटरल आगे जाके एक रोम्बस साबित होने ही वाला है, तो पहले ही एक रोम्बस को क्वाड्रिलैटरल के तौर पे ड्रॉ कर लेते हैं सर। तो पहले ही अपने क्वाड्रिलैटरल के तौर पे एक रोम्बस को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया। पहले ही क्वाड्रिलैटरल के तौर पे एक रोम्बस को हमने यहां पे ड्रॉ कर लिया है सर। तो ये फटाफट अपना क्वाड्रिलैटरल ड्रॉ कर लिया। अब बारी आती है इसके नामकरण की। तो सवाल के परिवार वालों ने इसका नामकरण नहीं किया, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। मान लो इसको क्वाड्रिलैटरल ABCD बोल देते हैं। अब जो भी क्वाड्रिलैटरल के नॉमेनक्लेचर के रूल्स जानते हैं उनके हिसाब से नामकरण कंप्लीट कर लेते हैं। मान लो रैंडमली मैं इस वाले वर्टेक्स के साथ स्टार्ट करता हूं। अगेन मान लो रैंडमली मैं इस डायरेक्शन को सिलेक्ट करता हूं नामकरण करने के लिए। तो यहां पे नाम कंप्लीट करूंगा सर, तो इस डायरेक्शन में A के बाद यहां B, यहां पे C और यहां पे D हो जाएगा। तो क्वाड्रिलैटरल बना लिया, नामकरण भी कर लिया। अब मुद्दा यह है सर कि इनमें से किसको A बोला जाए, किसको B बोला जाए, किसको C बोला जाए, किसको D बोला जाए। अब यह मुद्दा है। अगेन समझना, लास्ट वाले सवाल की तरह ही इस सवाल में भी यह नहीं बोला जा रहा है कि these vertices are taken in order। सर लास्ट सवाल की तरह ही इस सवाल में यह नहीं बताया जा रहा है, यह अलग से मेंशन नहीं किया जा रहा है कि they are taken in order। तो क्या सिखाया था हमने? यह सीखा था सर कि अगर यह मेंशन्ड ना मिले तो उस सिचुएशन में डिफॉल्ट तरीके से हम ये मान के चलेंगे, ये अज्यूम करके चलेंगे कि दे आर टेकन इन ऑर्डर। अब चूंकि मेंशन्ड नहीं है ऑर्डर की कहानी, तो ये अज्यूम कर लेंगे, ये मान लेंगे कि दे आर टेकन इन ऑर्डर। तो अगर ये वर्टिसेस मेरे क्वाड्रिलैटरल के लिए बिल्कुल ऑर्डर में है, तो मान लीजिए इस पहले वाले को अगर A बोल दें तो ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे, तो ये वाला B, ये वाला C और ये वाला D हो जाएगा। अब पता चल चुका है किसको A बोलना है, किसको B, किसको C, किसको D। लिख लेते हैं सर। तो A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4,-1, B के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 6,0, C के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 7,2 और फाइनली D के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2,1। तो यहां पे फिगर हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है सर, तो फिगर की कहानी कंप्लीट हो चुकी है। अब अपने मैथमेटिकल एनालिसिस की कहानी को शुरू करते हैं। अगेन ध्यान से सुनना। अब अपनी मैथमेटिकल एनालिसिस को शुरू करने से पहले एक अत्यंत जरूरी सूचना यह है कि सवाल में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था हमारे स्लाइड वाले भैया के कारण। यहां पे 2 नहीं होना चाहिए, यहां पे 5 होना चाहिए। इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए कि यहां पे 5 होगा। स्लाइड वाले भैया ने यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी थी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। तो स्लाइड वाले भैया की तरफ से मैं क्षमा चाहूंगा, इसको सही कर लेना। अब हमारा सवाल सही हो चुका है। अब अपने मैथमेटिकल एनालिसिस को शुरू कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैथमेटिकल एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? तुरंत कह दोगे सर सवाल के अंतर्गत सबसे पहले अपने क्वाड्रिलैटरल को एक पैरेललोग्राम साबित करेंगे। प्रीवियस वाले लेक्चर में क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम साबित करने का जो तरीका सीखा था, उसी तरीके से क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम साबित कर देंगे। उसके बाद एक बार हमने पैरेललोग्राम साबित कर दिया, अब अपने पैरेललोग्राम में किसी भी एक एडजेसेंट साइड के पेयर को उठा लेंगे और उनके साइड्स को इक्वल दिखा देंगे, जिससे अल्टीमेटली हमारा पैरेललोग्राम रोम्बस साबित हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमने अपने क्वाड्रिलैटरल को रोम्बस साबित कर दिया सर। तो एडजेसेंट साइड के पेयर के तौर पे आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहो तो AB BC का पेयर बना लो, आप चाहो तो BC CD का पेयर ले लो, आप चाहो तो CD AD का पेयर ले लो, या फिर आप चाहो तो AD AB का पेयर ले लो।
तो इक्वल पेयर दिखाने के लिए, इक्वल साइड्स के पेयर को सिलेक्ट करने के लिए आप इतने अवेलेबल ऑप्शंस में से किसी भी एक पेयर को सिलेक्ट कर सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। तो यहां पे कहानी को शुरू करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले अपने क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम साबित करेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर वाले तरीके से। तो वो तरीका अगर आपको याद है तो रिकॉल होना चाहिए। डायगोनल्स इन्वॉल्व होने वाले हैं, तो फटाफट यहां पे डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। डायगोनल AC बना दिया सर, डायगोनल BD भी बना दिया। तो तरीका क्या था? तो तरीका कुछ इस प्रकार था सर कि हम यहां पे पैरेललोग्राम साबित करने के लिए अपने क्वाड्रिलैटरल में यह दिखा देते हैं कि हमारे क्वाड्रिलैटरल के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, और ये वाली चीज दिखाने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत अपने दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, और हमें यह दिख जाता है कि मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दोनों ही डायगोनल के लिए सेम टू सेम आ रहे हैं, जिससे इनडायरेक्टली यह साबित हो जाता है कि दोनों डायगोनल का एक ही मिड पॉइंट है। यानी कुल मिला के यह साबित हो जाता है कि हमारे डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, जिससे यह साबित हो जाता है कि क्वाड्रिलैटरल एक पैरेललोग्राम है। तो फटाफट तरीके से यह काम कर लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए डायगोनल BD के साथ शुरू करते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD इज, अब ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए BD के मिड पॉइंट को मैं किसी पॉइंट P से डिनोट करता हूं। अब फटाफट एवरेज वाली कहानी की मदद से काम कर लेते हैं। तो यहां पे तुरंत कह देंगे सर कि BD के मिड पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज होगा। अगेन कह देंगे सर कि BD के मिड पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट्स का एवरेज होगा। सबसे पहले मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि 6 और 5 का एवरेज, यानी कि 5 + 6/2 यानी कि 11/2 आ गया। तो BD के मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। इसी तरीके से मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर? तो एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज यानी कि 1 और 0 का एवरेज, यानी कि 1 + 0/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो हमने अपने डायगोनल BD के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया। तो हमने BD का मिड पॉइंट निकाल लिया। अब इसी तरीके से AC का भी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो यहां पे बोल देंगे सर मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इज, तो AC के मिड पॉइंट की बात कर लेते हैं। मान लीजिए AC के मिड पॉइंट को थोड़ी देर के लिए किसी पॉइंट Q से डिनोट करते हैं। अगेन वही एवरेज वाला फंडा लगाएंगे सर। तो यहां पे मेरे मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट का एवरेज हो जाएगा, यानी कि 7 और 4 का एवरेज, यानी कि 7 + 4/2 यानी कि 11/2। इसी तरीके से AC के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड पॉइंट्स के y कोऑर्डिनेट का एवरेज, यानी कि 2 और -1 का एवरेज, यानी कि 2 + -1, साइन चेंज होगा सर, 2 - 1, तो 2 - 1/2 यानी कि 1/2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पे मुझे दिख रहा है दोनों डायगोनल्स के लिए मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स सेम टू सेम आ रहे हैं, जिससे यह साबित होता है कि दोनों डायगोनल्स का यही मिड पॉइंट है, जिससे इनडायरेक्टली अब यह साबित हो रहा है सर कि हमारे क्वाड्रिलैटरल में डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि अब मैं अपने क्वाड्रिलैटरल को पैरेललोग्राम बोल सकता हूं सर। तो यहां पे ये करने के बाद, जैसा कि कल के लेक्चर में आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक स्टेटमेंट लिख लेंगे सर कि बोथ द डायगोनल्स हैव द सेम मिड पॉइंट, हेंस वी कैन से दैट डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। इतना लिख देंगे सर, पैरेललोग्राम साबित हो गया। पहले इतनी कहानी नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बार पैरेललोग्राम साबित हो चुका है, अब उसके बाद पैरेललोग्राम से रोम्बस साबित करना बाकी है सर। तो पैरेललोग्राम से रोम्बस साबित करने के लिए काम कर लेते हैं। अगेन ध्यान से सुनना। तो एडजेसेंट साइड का पेयर सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं रैंडमली यहां पे AB और BC को सेलेक्ट कर लेता हूं। अब देखो मैंने यही क्यों सेलेक्ट किया, इसके पीछे एक रीजन है, समझना है। यहां पे थोड़ा ध्यान से सुनना। मैंने हर बार आपको बोला है
कि कभी भी जब दिमाग लगाते हो और आपको लग रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा है, तो ऐसे कोऑर्डिनेट सेलेक्ट करो ना जिसमें जीरो है, क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन सिंपल रहेगी। अब मुझे यहां पे दिख रहा है सर, इसको इन्वॉल्व करने वाले जो भी साइड्स रहेंगे वहां पे कैलकुलेशन सिंपल रहेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स में जीरो दिख रहा है। इसी वजह से एडजेसेंट पेयर के तौर पे इनको सेलेक्ट किया। देखो सेकंड्स का फर्क पड़ जाएगा, और यही सेकंड्स का फर्क, यही सेकंड्स हर सवाल में जब बचाओगे तो अल्टीमेटली अच्छा खासा टाइम लास्ट में रिवीजन के लिए निकल जाता है सर। तो ये जो छोटी छोटी चीजें सिखाता हूं बीच बीच में, इसको याद रखना। तो यहां पे ए बी और बी सी की लेंथ निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए बी की लेंथ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए सर। एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 4 - 6 यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4, वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि -1 - 0 यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट, इतना यूनिट्स यानी कि आ रहा है सर √5 यूनिट्स। इसी तरीके से बीसी की लेंथ निकाल लेते हैं सर। तो एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 6 - 7 यानी कि -1 का स्क्वायर यानी कि 1। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 0 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर यानी कि 4, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट, इतना यूनिट्स यानी कि √5 यूनिट्स। तो दिख रहा है सर, हमने जैसे ही एक एडजेसेंट साइड के पेयर को सिलेक्ट किया, इस पेयर के दोनों साइड्स इक्वल है लेंथ में, यानी कि काम हो चुका है। अब यहां पे तुरंत कह देंगे in our parallelogram ABCD we observe that adjacent sides pair AB and BC are equal, hence we can say that parallelogram ABCD is a rhombus. Hence we can say that parallelogram ABCD is a rhombus. तो अल्टीमेटली आपने अपने क्वाड्रिलैटरल को एक रोम्बस प्रूफ कर दिया है। फटाफट इतनी कहानी नोट डाउन कर लीजिए, इतना एग्जाम में लिख दोगे काम हो जाएगा। तो यहां पे इसको कुछ मान लो इक्वेशन नंबर 1 कह देना, इसको कुछ इक्वेशन नंबर 2 कह देना, और ये जो बात बोलोगे वहां ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2। ठीक है सर। तो अभी तक आपने सवाल का सिर्फ पहला पार्ट सॉल्व किया है। अभी सवाल का एक आगे का पार्ट है जहां पे ये चेक करना है कि ये रोम्बस एक स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। कैसे चेक करेंगे पता है? डायगोनल्स के लेंथ की मदद से। तो अब यहां पे डायगोनल्स के लेंथ की भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पे मान लो एसी की लेंथ निकाल लेते हैं। डायगोनल एसी की लेंथ हो जाएगी एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 4 - 7 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस का स्क्वायर -1 - 2 यानी कि -3 का स्क्वायर 9, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट हो जाएगा सर। तो यहां पे 18 का स्क्वायर रूट 9 दूनी के 18 सर, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, 3√2 यूनिट्स हो जाएगा सर। यहां पे भी लिख लीजिएगा इतना यूनिट्स। ठीक है सर। अब इसी तरीके से डायगोनल बीडी की लेंथ निकाल लेते हैं। बीडी क्या हो जाएगा सर यहां पे? तो बीडी यहां पे हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट के डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 5 - 6 यानी कि -1 का स्क्वायर 1, वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 1 - 0 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, इनका सम ओवरऑल स्क्वायर रूट, इतना यूनिट्स यानी कि सर √2 यूनिट्स। तो इक्वेशन 1 2 यूज कर लिया है। अब इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे, इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देंगे। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 वी कैन से दैट AC और BD बराबर नहीं है, AC नॉट इक्वल टू BD। अब यहां पे लिख देंगे कि इन आवर रोम्बस वी ऑब्जर्व दैट diagonals are not equal, hence we can say that the given rhombus is not a square। लास्ट में लिख देंगे hence we can say that the given rhombus is not a square, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो hence we can say that the given quadrilateral is not a square। इतना लिख दोगे, अब पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। तो कहानी सभी को क्लियर हुई, समझ में आए? बिल्कुल आनी चाहिए। इस एक लेक्चर के थ्रू बहुत कुछ आपको सीखने को मिला है। उन सारे रिजल्ट्स को याद रखिएगा, काफी काम के रिजल्ट्स हैं। इस टाइप के ज्योमेट्री के सिचुएशन वाले दूसरे सवालों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा सर इस लेक्चर में जो भी पढ़ाया बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं किसी भी किस्म का डाउट नहीं है। अगर आपको लग रहा है कहीं कोई भी डाउट है
तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखिए, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता है तो जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए, आपके सारे कमेंट्स का मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, बिल्कुल क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हां, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जहां पे सेम टाइप की चीजें दूसरे चैनल्स पे शुरुआत में आपको हल्की फुल्की फ्री में दी जाती है और बाद में फीस मांगी जाती है, पैसे मांगे जाते हैं, वहीं पे पूरा का पूरा क्वालिटी कंटेंट क्वालिटी टीचर्स के द्वारा मैग्नेट ब्रेन्स पे पहले भी फ्री था, अभी भी पूरा फ्री है, आगे भी पूरा फ्री रहेगा। बस आपके साइड से हमें एक ही चीज चाहिए और वो आपका प्यार और सपोर्ट। तो आप अपना प्यार और सपोर्ट हम पे इसी तरीके से बनाए रखें, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। इसी नोट पे लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू।